हेलो क्लास 10th। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर में आनुवांशिकता और जैव विकास के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण। तो आनुवंशिक लक्षण किसे कहा जाता है? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं उन्हें ही आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। जैसे किसी जनक के पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जाना वही आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। तो लिख लेते हैं, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। तो आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। फिर अब हमें एक संरचना देख लेते हैं। यह है एक केंद्रक की संरचना। ये बाहर है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के अंदर कुछ धागेनुमा संरचना होती है, उन्हें क्रोमेटिन के धागे कहा जाता है। क्रोमेटिन के धागे, जो केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना होती है, इन्हें क्रोमेटिन के धागे कहा जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी होती है। जो केंद्रक के अंदर द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। तो आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। और एक केंद्रक की संरचना है। केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन के धागे कहा जाता है। क्रोमेटिन के धागे का काम क्या होता है? क्रोमेटिन के धागे कोशिका का विभाजन करने में सहायक होते हैं। ये क्या काम करता है? कोशिका का विभाजन करता है और विभाजन करके गुणसूत्र क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। तो लिख लेते हैं, यह कोशिका विभाजन करते हैं और फिर गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है? गुणसूत्र की संरचना ये इसके अंदर डीएनए और ये पूरी है गुणसूत्र की संरचना। डीएनए का छोटा सा भाग जीन कहलाता है। नोट करके लिखेंगे, डीएनए का छोटा सा भाग जीन कहलाता है। ये है डीएनए और डीएनए का छोटा सा भाग ये क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और जीन की उपस्थिति के कारण ही हम यह भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम सभी जो सूचनाएं होती हैं उनका वाहक होता है। क्या कह सकते हैं? नोट करके लिख लेते हैं, जीन की उपस्थिति के कारण ही हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र सभी
सूचनाओं के वाहक होते हैं। तो आनुवांशिक लक्षण किसे कहा जाता है? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। फिर ये थी केंद्रक की संरचना। बाहरी आवरण केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है और क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं। क्रोमेटिन के धागे का कार्य क्या होता है? यह कोशिका विभाजन करने में सहायक होते हैं और ये फिर कोशिका विभाजन करके गुणसूत्र का रूप ले लेता है। ये थी गुणसूत्र की संरचना। फिर डीएनए का छोटा सा भाग जीन कहलाता है। ये डीएनए की संरचना और इसका छोटा सा भाग जीन कहलाता है। और जीन की उपस्थिति के कारण ही हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र सभी सूचनाओं के वाहक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्नता। विभिन्नता किसे कहते हैं? ये एक ऐसा गुण है जो जनको या फिर जाति से अलग होते हैं। विभिन्नता का अर्थ ही है विभिन्न, इसका अर्थ है अलग होना। तो ये एक ऐसा गुण होता है जो जनको और अपनी जाति के सदस्यों से अलग होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो अपने जनको या अपनी ही जाति के सदस्यों के उसी गुण से भिन्नता को दर्शाते हैं। भिन्नता को दर्शाते हैं। तो इस डेफिनेशन का अर्थ क्या है? ये एक ऐसे गुण है जो जनको और जाति के जो गुण होते हैं उनसे भिन्नता को दर्शाते हैं, मतलब उनसे अलग गुण दर्शाते हैं। तो अब हमें कुछ लक्षण पढ़ने हैं। तो सिम्टम्स कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार से दिए गए हैं। ये आनुवंशिक लक्षण 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है आनुवंशिक लक्षण, एक होता है उपार्जित लक्षण। तो आनुवंशिक लक्षण किसे कहता है? जो जन्म से पहले ग्रहण किए जाते हैं। उपार्जित लक्षण किसे कहता है? जो जन्म के बाद ग्रहण किए जाते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण क्या किसे कहते हैं? वे लक्षण जो जन्म से पहले ग्रहण किए जाते हैं। तो उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? वे लक्षण जो जन्म के बाद ग्रहण किए जाते हैं। उपार्जित लक्षण का एक उदाहरण हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे जब लड़कियां जन्म के बाद कान बिंदवाती है तो वो उपार्जित लक्षण में आ जाता है, क्योंकि वह जन्म के बाद के लक्षण है। और आनुवंशिक लक्षण जो जन्म से पहले ग्रहण किए जाते हैं। उपार्जित लक्षण वे लक्षण जो जन्म के बाद ग्रहण किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्नता। विभिन्नता के 2 प्रकार होते हैं। एक होती है शारीरिक कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता। तो इन्हें भी पढ़ लेते हैं। एक होती है शारीरिक कोशिका विभिन्नता। एक होती है जनन कोशिका विभिन्नता। तो ये विभिन्नता कैसी होती है? आओ देखते हैं। शारीरिक विभिन्नता जो शारीरिक कोशिकाओं में आती है, वे विभिन्नताएं जो शारीरिक कोशिकाओं में आती है। जनन कोशिका विभिन्नता वे विभिन्नता जो जनन कोशिका में आती है। तो हम लिख लेते हैं इनको भी। यह
यह शारीरिक कोशिका में आती है। यह है जनन कोशिका में आती है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता ऐसी विभिन्नता होती है जो अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। इनके लक्षण जो होते हैं विभिन्नता के वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं, लेकिन जनन कोशिका विभिन्नता के अगली पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं वे चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है और जनन कोशिका विभिन्नता अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है, क्योंकि जनन कोशिका है, जनन से संबंधित है, तो ये इनके लक्षण अगली पीढ़ी में चले जाएंगे। तो लिखते हैं ये लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। ये विभिन्नता अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। शारीरिक कोशिका विभिन्नता जैव विकास में सहायक नहीं होती है, लेकिन जनन कोशिका विभिन्नता जैव विकास में सहायक होती है। तो लिखते हैं ये जैव विकास में सहायक नहीं है। यह जैव विकास में सहायक है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता को उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है और जनन कोशिका विभिन्नता को आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि ये जनन कोशिका विभिन्नता के लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है तो इन्हें आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता के लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है तो इन्हें उपार्जित लक्षण कहा जाता है। तो हम ये भी नोट आउट कर लेते हैं, इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। शारीरिक कोशिका विभिन्नता का उदाहरण है जैसे कानों में छेद कराना, और जनन कोशिका विभिन्नता का उदाहरण है मानव के बालों का रंग या मानव शरीर की लंबाई। तो ये सब अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। मानव शरीर की लंबाई भी अगली पीढ़ी में चली जाएगी। अगर जनक की लंबाई छोटी है तो उसकी पीढ़ी की भी लंबाई छोटी हो सकती है। तो ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो ये थे शारीरिक कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता में अंतर। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है? तो मेंडल का पूरा नाम है, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवांशिक लक्षण के बारे में बताया था और इनका पूरा नाम है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने किसके बारे में बताया था? मेंडल ने आनुवांशिक लक्षण के बारे में बताया था, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता भी इन्हें कहा जाता है मेंडल को। तो हम लिख लेते हैं मेंडल ने आनुवांशिक
लक्षण बताए थे। इन्हें आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। अनुवांशिकी और अनुवांशिक में अंतर होता है। अनुवांशिकी एक शाखा है जिसके अंदर हम अनुवांशिक के बारे में पढ़ते हैं, अनुवांशिक लक्षण के बारे में पढ़ते हैं, और अनुवांशिक एक लक्षण है, तो इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक मटर का पौधा लिया था, उस पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए, और इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों लिया था, क्योंकि मटर का जो जीवन काल होता है वो छोटा होता है। एक ही पीढ़ी में अनेक जीव होते हैं। मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। विपर्यासी लक्षण का अर्थ है विपरीत लक्षण, जैसे छोटा का बड़ा, ये विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। यह स्वपरागन होता है, यह स्वपरागन करता है, लेकिन हम मटर में कृत्रिम रूप से परागन भी करा सकता है। तो ये कुछ लक्षण थे जिसके कारण मेंडल ने मटर लिए थी। तो हम इसमें लिख लेते हैं, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, लेकिन मटर के पौधे पर ही क्यों किया, तो हम इसके लिख लेते हैं, मटर के पौधे पर ही क्यों किया, क्योंकि इनका जीवन काल छोटा होता है। मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है। ये एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। इसे भी लिख लेते हैं, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण भी पाए जाते हैं। इसको ब्लैक पेन से हेडिंग करके लिखते हैं, विपर्यासी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। विपर्यासी लक्षण का अर्थ है विपरीत लक्षण। इसमें स्वपरागन होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे। मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों लिया था, क्योंकि इनका जीवन काल छोटा होता है, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज होते हैं। मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं, और इसमें स्वपरागन होता है। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो लिख लेते हैं, नोट करके लिखेंगे। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम।